नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 3 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के कारगुज़र सदर व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अराज़ी को हुकूमत की जानिब से हराज करने के मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने बीआरएस लीडरों के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अंदरून 3 साल बीआरएस दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई इस 400 एकड़ अराज़ी में 1 इंच भी खरीदने की कोशिश करेगा तो इसे वापस ले लेंगे। केटीआर ने कहा कि यह अराज़ी हैदराबाद की मिल्कियत है और इसे शहर के सबसे बड़े एको पार्क में तब्दील किया जाएगा जो आने वाली नस्लों के लिए एक विरसा होगा। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा और ये हैदराबाद के मुस्तकबिल की जंग है जिसमें वो हर इस शख्स के साथ खड़े हैं जो इसके लिए लड़ रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बारीक चावल स्कीम पर हर साल 2858 करोड़ रुपए का इजाफी खर्च होगा। इस स्कीम से हर माह 3.1 करोड़ अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस स्कीम के तहत हर ख़ानदान को माहाना 1200 रुपये का इजाफा होगा जबकि सालाना 14,400 रुपये की बचत मुतवक्के है। हुकूमत का कहना है कि रियासत भर से मुस्बित रद्द-ए-अमल मिल रहा है और गरीब आवाम इस स्कीम से मुतमईन है। इस स्कीम का पूरा खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी क्योंकि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इसके लिए कोई इजाफी माली मदद फराहम नहीं की जा रही। अलबत्ता मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 5,489 करोड़ रुपये जो पहले से राशन स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं इनमें कोई कमी नहीं होगी। रियासती हुकूमत हर साल राशन चावल की तकसीम पर 10,665 करोड़ रुपये खर्च करती है और बारीक चावल स्कीम की वजह से इजाफी 2,858 करोड़ रुपये का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तेलंगाना हुकूमत ने एलआरएस लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के तहत रियायती फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। अब ये रियायत अप्रैल के आखिर तक दस्तयाब रहेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एलआरएस फ़ीस पर 25% रियायत के साथ 31 मार्च तक अदायगी की इजाज़त दी थी। ताहम अवाम की कमज़ोर रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत ने इस मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की सहूलत देने के बावजूद तवक्के के मुताबिक दरखास्तों की तादाद कम रही जिसकी वजह से हुकूमत ने इस मुद्दत में तोसी का फैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रियायत से फ़ायदा उठा सकें। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद मिस्टर तफसीर इकबाल ने चारशंबे को एक मेमो जारी करते हुए वजीफे पर सबकदोशी के बाद भी महकमे अक़लियती बहबूद में खिदमात अंजाम देने वाले 72 मुलाजमीन को खिदमात को बर्खास्त कर देने के अहकाम जारी किए। खिदमात से बर्खास्त किए जाने वालों में ज़्यादातर अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में मामूर थे। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद ने एक कार्रवाई महकमे नज़्म व नस्क़ की जानिब से दी गई हिदायत पर की। इसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2025 तक इन मुलाजमीन की खिदमात को ख़त्म कर दिया जाए जो अपने वजीफे पर सबकदोशी के बावजूद भी बरसर खिदमत थे। हैरत की बात यह है कि जिन मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया उनमें सरफहरिस्त मिस्टर AK खान का नाम जो कांग्रेस हुकूमत के क़याम तक नायब सदर नशीन व सदर टिमरीज़ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जबकि इनकी जगह पर तकरीबन 1 बरस कबल ही मिस्टर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी को तकर्रुर किया गया। याद रहे कि महकमे अक़लियती बहबूद के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों में पहले से ही ओहदेदारों और मुलाजमीन की क़िल्लत पाई जाती है। ऐसे में वजीफे के बाद खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बर्खास्त कर देने से इन इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने यकीन दहानी कराई कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU के तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज कर दिया जाएगा। खदशात को दूर करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटी की किसी भी ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगी और पुलिस को हिदायत दी कि वो तलबा के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करे। एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में भारी तनख्वाह वाली मुलाजिमत भी नलगोंडा जिले के मिर्यालगुड़े से ताल्लुक़ रखने वाले हर्षवर्धन को मुतमईन न कर सकी। अवामी खिदमत के ख्वाब के साथ इसने अपनी पुरकशिश नौकरी को खैरबाद कहा और UPSC सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी शुरू की। 4 साल की मेहनत के बावजूद वो आखिरी मराहल तक पहुँच कर कामयाब न हो सके लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मकसद पर डटे रहे। इसी लगन के साथ उन्होंने तेलंगाना ग्रुप 1 के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए रियासती सतह पर 6वां रैंक हासिल किया। तेलंगाना में चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ। हालांकि गुज़िश्ता 2 माह से बर्ड फ्लू के मुश्तबा मामलात के बाद चिकन की कीमतों में गिरावट हो गई थी। चिकन फार्मर्स का कहना है कि बढ़ती हुई पैदावारी लागत खासतौर पर फीड, वैक्सीन और दीगर अखराजात की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया दिनों में पोल्ट्री फीड की कीमत में भी इजाफा देखा गया जिससे पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन की कीमतें मुख्तलिफ सतह पर पहुँच चुकी हैं। कुछ मकामात पर बॉयलर चिकन फ़ी किलोग्राम 250 में दस्तियाब जबकि दीगर इलाकों में इसकी कीमत 270 से 300 तक पहुँच चुकी है। रिटेल मार्केट में कीमतों के बढ़ने के बाइस न सिर्फ आम शहरी बल्कि रेस्तरान और होटल मालिकान भी परेशान है। चिकन की कीमतों में इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ जब आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है। ताजिरों का कहना है अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा दिनों में चिकन मजीद महंगा हो सकता है।
حیدرآباد اور تلنگانہ کی مختلف اضلاع میں جمعرات کے روز شدید بارشوں نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا، جس کے بعد محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے باعث کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ تلنگانہ کے عادل آباد، نظام آباد، میدک، سنگاریڈی، وقار آباد، محبوب نگر، نارائن پیٹ میں شدید بارشوں کے باعث الرٹ جاری کیا گیا۔ حیدرآباد میں دوپہر کے بعد اچانک بادل چھا گئے، موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے شمالی علاقوں کو زیادہ متاثر کیا۔ بعض مقامات پر ژالہ باری ہوئی، جبکہ ہواؤں کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر حصوں میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گرج چمک کے ساتھ مقامی سطح پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے عطاپور میں جمعرات کو 7 سالہ لڑکے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش جھاڑیوں میں ملی، جس کے سر پر شدید زخمی کے نشانات تھے۔ شبہ ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے پتھروں سے اس کے سر پر وار کر کے قتل کیا۔ پولیس کے شبہ ہے کہ بچے کو میرالم تالاب کے قریب قتل کر کے لاش کو اس سنسان جگہ پر پھینک دیا گیا۔ مقامی افراد نے جب لاش دیکھی تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ کا آغاز کر دیا۔ مہلوک لڑکی کی شناخت محمد رحیم ساکن حسن نگر کے طور پر کی گئی۔ پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتقل کر دیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں خاتون سے جنسی زیادتی کی کوشش کا واقعہ پیش آیا۔ مزاحمت پر ایک شخص نے اس خاتون پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ ایک شادی شدہ قبائلی خاتون ہے جو گونگلور تانڈا کی رہنے والی ہے۔ وہ یومیہ مزدوری کے لیے سنگاریڈی ٹاؤن آئی تھی، جہاں ملزم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کام کا جھانسا دے کر ایک سنسان مقام پر لے گیا۔ جب اس نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو خاتون نے بہادری سے مزاحمت کی۔ ملزم نے چاقو سے حملہ کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ مقامی افراد نے زخمی خاتون کو سنگاریڈی کے ایک ہسپتال پہنچایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ MMTS ٹرین میں جنسی زیادتی کی کوشش پر ٹرین سے چھلانگ لگا کر زخمی ہونے والی لڑکی صحت یاب ہو کر حیدرآباد کے پرائیویٹ اسپتال سے ڈسچارج کر دی گئی۔ ڈاکٹروں نے 10 دن تک متاثرہ لڑکی کا علاج کیا، اس کے چہرے پر پلاسٹک سرجری سمیت دیگر سرجریاں بھی کی۔ صحت یاب ہونے کے بعد اسے آندھرا پردیش میں واقع اس کے آبائی گاؤں منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ کو جنسی حملے کی کوشش پر ٹرین سے چھلانگ لگانے کے واقعے میں شدید زخمی ہونے والی لڑکی کو ابتدائی طور پر گاندھی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ مرکزی وزراء بنڈی سنجر کشن ریڈی کی ہدایت پر بہتر علاج کے لیے اسے پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا۔ فی الحال اس کی صحت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اور ڈاکٹروں نے اسے گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے پیش نظر ریلوے پولیس نے اسے اس کے آبائی گاؤں منتقل کر دیا۔ ریلوے پولیس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے تمام زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے راجندر نگر میں یوٹیوبر گریش پر ہوئے حملے کے کیس میں پولیس نے تحقیقات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ یوٹیوبر پر حملہ روکنے کے لیے پہنچے پولیس ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور حملے میں ملوث افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے مجموعی طور پر 45 افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے، جن میں سے 5 افراد کو گرفتار کر کے ریمانڈ کر دیا گیا۔ باقی 40 ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب یوٹیوبر گریش نے الزام لگایا کہ اس پر اور اس کے دفتر پر منصوبہ بند طریقے سے حملہ کیا گیا۔ راجندر نگر سرکل کے حیدرگڑے میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں رہنے والے یوٹیوبر گریش پر یوٹیوب چینل چلا کر بلیک میلنگ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں قرض کے بوجھ کے سبب کسان نے خودکشی کر لی۔ اس کی شناخت سڈو گاؤں کے رہنے والے وی مدھو کے طور پر کی گئی۔ مدھو، جس نے 30 مارچ کو خودکشی کی کوشش کی تھی، کل رات علاج کے دوران چل بسا۔ مقامی افراد کے مطابق مدھو پچھلے 3 سالوں سے 3 ایکڑ اراضی پر دھان کی کاشت کر رہا تھا، تاہم مناسب پیداوار نہ ملنے کی وجہ سے اسے 2 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ قرض ادا نہ کر پانے کے باعث اس نے 30 مارچ کو کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی، جس پر اس کو ورنگل کے MGM اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کل رات علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ ممبئی پولیس نے عوام کی حفاظت کے پیش نظر ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ پولیس نے ڈرونز، ریموٹ کنٹرول مائکرو لائٹ طیاروں، پیراگلائڈز اور گرم ہواؤں کے غباروں کی پرواز 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ پولیس حکام نے جمعرات 3 اپریل کو اس سلسلے میں اطلاع دی۔ یہ پابندی 4 اپریل سے نافذ العمل ہوگی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہندوستانی سول سیکورٹی کوڈ کی دفعہ 163 کے تحت جاری امتناعی حکم 4 اپریل سے 5 مئی تک نافذ رہے گا۔ دہشت گردوں سماج دشمن انالیسس سے لوگوں کی حفاظت کو خطرہ ہے۔ کہا گیا کہ اڑنے والی اشیاء پر پابندی کے حکم پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔
राज्य सभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को लोकसभा में अनुराग ठाकुर की तरफ से अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी मेंबर या तो इल्जामात साबित करें या इस्तीफा दें, और अगर इल्जाम साबित सच हैं तो इस्तीफा दे देंगे। खड़गे ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इन तफसीरों से इनकी साख को नुकसान पहुंचा है। ठाकुर को अपने इल्जामात को साबित करने का चैलेंज देते हुए कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा, अगर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट अपने इल्जामात को साबित नहीं कर सकते तो इन्हें पार्लियामेंट में रहने का कोई हक नहीं है, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इल्जामात साबित हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। खड़गे के ये कहने के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर तामीरात आमा और कांग्रेस लीडर विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैडम हिमाचल से गायब हैं। एमपी कंगना रनौत के पास दिशा की अहम मीटिंग लेने का भी वक्त नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना को इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ 2 बार रियासत में देखा गया, एक बार अपने प्राइवेट कैफे के इफ्तिताह के मौके पर, दूसरी बार मीटिंग में। एमपी कंगना रनौत के पास दिशा की अहम मीटिंगों में शिरकत का भी वक्त नहीं है। एक रुकन पार्लियामेंट होने के नाते इन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। नेज़ वक्फ बिल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को कांग्रेस और दीगर जमातों के ख्यालात पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की इत्तेहादी जमातों ने सख्ती से ऐवान में अपने ख्यालात के पेश किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हुकूमत को आईनी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि बिल आइन के फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने आज ऐलान किया कि मुजवज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज रियासती असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के मेंबरान ने काली पट्टियां बांधी इस बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया। वज़ीर आला ने कहा कि लोकसभा में वक्फ बिल के हक में 288 जबकि इसकी मुखालिफत में 232 वोट पड़े। इससे जाहिर होता है कि तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान ने इस बिल की मुखालिफत की और हुकूमत को ये बात संजीदगी से सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे मुल्क की फ़िरकावारियत को नुकसान पहुंचेगा। स्टालिन ने कहा कि बिल आईन हिंद के खिलाफ है, इसी वजह से हमने इसके पास होने पर काली पट्टियां बांधी है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल पर अमल दरामद को रोकने के लिए हर एक कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि आपने लिखा है कि हिंदू मत के इदारों में सिर्फ हिंदुओं को मेंबर होना चाहिए, हम इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन आप दूसरे मज़ाहब के बारे में कुछ और कहते हैं। कल आप गुरुद्वारा कमेटी में कहेंगे कि सिखों को नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहब के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। कल आप किसी और को जैन और बुद्ध कमेटी में डालेंगे, यह सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने कहा कि इस बिल के जरिए आप बाबा साहब के लिखे हुए आइन की हत्या कर रहे हैं। ये हुकूमत कह रही है कि मुसलमानों की भलाई के लिए कानून ला रहे हैं। जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहे हो। मरकज पर निशाना लगाते हुए और तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं, जबकि दोनों ऐवानों में आपका एक ही मुस्लिम रुकन है और वो क्या मुसलमानों का भला करेगा। बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने एक प्री स्कूल प्रिंसिपल समेत 3 अफराद को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने और एक ताजिर से रकम वसूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान, जिनकी शिनाख्त श्रीदेवी रोदागी, गणेश काले और सागर मोरे के तौर पर भी सभी विजयपुरा जिले के रहने वाले हैं। तफसीलात के मुताबिक 25 साल प्री स्कूल प्रिंसिपल श्रीदेवी रोदागी ने अपने ही स्कूल के एक स्टूडेंट के वालिद को मुजरिमाना साजिश के तहत पहले प्यार के जाल में फांसा, फिर इसके बाद पैसों के लिए ब्लैकमेल करते हुए दोनों की निजी तस्वीर को मुतासिरा शख्स के फैमिली को भेजने की धमकी दी। जब इन धमकियों से तंग आकर मुतासिरा शख्स ने लड़की को दूसरे स्कूल ट्रांसफर के लिए टीसी लेने जब स्कूल पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद 2 गुंडों ने मुतासिरा शख्स से 15 लाख रुपए की डिमांड की। मौके की नज़ाकत देखते हुए मुतासिरा शख्स ने खुफिया तौर पर पुलिस को मुत्तला किया। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए प्री स्कूल प्रिंसिपल और 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान ईद की तातीलात के बाद अफगान महाजिरीन की मुल्क बदरी में तेज़ी लाने की तैयारी कर रहा है। अफगान शहरी कार्ड होल्डर समेत पनागज़ीनों की रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापसी जाने की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईद की तातीलात के बायस महाजिरीन को भेजने का अमल बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया जा सका। ईद की तातीलात के लिए दी गई 2 दिन की नरमी ने सरकारी हलकों में कुछ अबहम पैदा कर दिया था। ये भी कहा गया कि वतन वापसी की आखिरी तारीख में तोसी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला के हुकाम ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि कोई तोसी नहीं दी गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दर्जनों यहूदी तलबा ने बुध को 45 मिनट के लिए कैंपस की बाड़ और गेट से जंजीर और हथकड़ियों की मदद से अपने आप को जकड़ कर महमूद खलील की रिहाई के लिए एहतजाज किया।
शीआ नामी एक यहूदी तालिबा जिसने तरबूज के डिज़ाइन वाला लिबास और कैफे पहन रखा था, इसने साफ़ी मेघना दिबोस को बताया कि यूनिवर्सिटी की ट्रस्टीज इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट को निशाना बनाने में बराह रास्त मुलविस है, जो महबूब खलील की क़यादत में होने वाले एहतजाज में शामिल तलबा को निशाना बना रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रस्टीज ने कोलंबिया में खलील और दीगर फ़लस्तीनी हामी तलबा के नाम हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। हम यहाँ इसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर यह मुतालबा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हमें बताए कि कौन से ट्रस्टीज़, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के कौन से मेंबरान इसके ज़िम्मेदार हैं, ताकि हम इनके लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर सकें और इन्हें जवाबदार ठहराएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में एक बड़ा कदम उठाते हुए हिंदुस्तान पर 26% और चीन पर 34% दरामदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की रात देर गई व्हाइट हाउस रोजगार गार्डन में एक तकरीर के दौरान हिंदुस्तान और चीन पर बड़े पैमाने पर जवाबी टैरिफ का ऐलान किया है। नई कीमतों के मुताबिक हिंदुस्तान पर 26% और चीन पर 34% दरामदी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका से मुख्तलिफ दरामदात पर 52% ड्यूटी लेता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में यहाँ से गए हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हिंदुस्तान हमसे 52% टैरिफ लेता है, इसलिए हम इनसे इसका आधा यानी 26% वसूल करेंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि मुल्क अमरीकी दरामदी टैरिफ का जवाब जवाबी इक़दामात से देगा। मिस्टर कार्नी ने नुमाइंदगारों को बताया कि हम इन टैरिफ का जवाब इंतकामी इक़दामात से करेंगे। व्हाइट हाउस ने बुध को एक बयान में कहा कि अमेरिका 5 अप्रैल से तमाम गैर मुल्की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करेगा, जबकि 9 अप्रैल से इन ममालिक पर ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, जिनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती खसारा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े और जंग के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं। जंगें इन्हीं को मद्देनज़र रख कर लड़ी जाती हैं। अगर कोई जंग लड़ते हुए गिद्ध की तरह काम करने लगे तो आप क्या कहेंगे? यकीनन इसके लिए सफाकियत और फहाशी से बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता। हाल ही में रूस और यूक्रेन के तनाज़े के दरमियान एक रूसी खातून लोगों में मौज़े बहस बनी हुई है। हाल ही में अदालत ने इस खातून को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि इस पर आयद इल्ज़ामात जानकर आपको अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकने का एहसास हो जाएगा। अखबार प्रौदा ने रेडियो लिबर्टी का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि अवल्गा बायकोस्काया, एक रूसी शहरी जिसने अपने शौहर एक रूसी फौजी को यूक्रेनी ख़वातीन की इस्मत दरी करने की तरगीब दी थी, को जंग के क़वानीन और रस्म व रिवाज की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। गजा के अस्पताल के हुकाम ने जुमेरात को तस्दीक की कि रात भर इजरायली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में गजा में कम से कम 55 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। ये जारी तनाज़े में एक मुहल्लिक इजाफे की निशानदेही करता है, जो अब तकरीबन 18 माह से जारी है। ये हमले इजरायली हुकाम की जानिब से गजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करने, एक नई सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम करने के मंसूबे के ऐलान के एक दिन बाद हुए हैं। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।